हेलो दोस्तों, मैं हूं निशान सिंह, आपका मेंटर्स और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने कोर्स एनडीए केमिस्ट्री कंप्लीट कोर्स से लेक्चर नंबर 32 को। और आज का लेक्चर होगा वेपर डेंसिटी और मोल कंसेप्ट के बारे में, और मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए हमने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समझेंगे। देखिए, वेपर डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं। वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैसेस अपॉन मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखिए, और इसके साथ कंडीशन होता है कुछ सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे। तो देखिए, वेपर डेंसिटी को अगर हम समझे तो वेपर डेंसिटी होता है किसी भी गैस के सर्टेन वॉल्यूम में, कुछ खास वॉल्यूम में कितने मास प्रेजेंट हो। अगर किसी भी गैसेस के कुछ सर्टेन वॉल्यूम में जितने भी मास प्रेजेंट हो, उनके मास अपॉन डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? अपॉन कुछ सेम इक्वल वॉल्यूम, जो गैसेस के वॉल्यूम थे वही इक्वल वॉल्यूम को अगर हम हाइड्रोजन गैस ले, इक्वल वॉल्यूम अगर हम हाइड्रोजन गैस के ले और उसमें जो आपके मास प्रेजेंट हो उनके रेशियो के बराबर। देखिए, इसको हम समझते हैं। अगर वेपर डेंसिटी के बारे में बात करें, वेपर डेंसिटी, ठीक है, वेपर डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो वेपर डेंसिटी बेसिकली होते हैं मास अपॉन क्या होते हैं वेपर डेंसिटी बताइए। वो होते हैं मास ऑफ क्या होते हैं? मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, मास ऑफ गैस अपॉन क्या होते हैं? मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। लेकिन उतने ही वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन गैस लेने चाहिए, उतने ही वॉल्यूम लेने चाहिए हाइड्रोजन गैस के जितने भी आपके वॉल्यूम गैस के दिए होंगे। ठीक है, और इसको हम एक और तरीके से समझे, कुछ नया एकदम तरीका से समझे तो देखिए, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वेपर डेंसिटी होते हैं डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सर्टेन गैस, क्या समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? डेंसिटी ऑफ सर्टेन डेंसिटी ऑफ सर्टेन गैस अपॉन क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे अपॉन बताइए? डेंसिटी ऑफ सर्टेन गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसको समझते हैं कि डेंसिटी ऑफ सर्टेन गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस को हम किस तरह से बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, इसको हम एक और चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी का डेफिनेशन समझते हैं। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए, मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, किसी डिवाइड करेंगे बताइए? मास ऑफ अब हाइड्रोजन के मास, यानी मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। और देखिए, आपके डिफिनीशन में ये कहा जा रहा था, क्या कहा जा रहा था कि वो जो वॉल्यूम होने चाहिए हाइड्रोजन गैस के क्या होंगे? वॉल्यूम जो हाइड्रोजन गैस के होने चाहिए वो इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी समान वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो आपके जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस को लिए हैं, यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस को जो आपको इक्वेशन में समझाने के लिए जो हम लिए हैं आपके, वो क्या हो जाएंगे आपके? वो क्या हो जाएंगे? ये वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहाँ से पता चल गया कि वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, वॉल्यूम गैस इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये इससे ये कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे और नीचे आपको क्या बचेंगे? सिंपली बताइए क्या बचेंगे? आपको बचेंगे मास ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और यही आपका क्या थे? वेपर डेंसिटी थे। तो आपको यहाँ से पता चल गया, इसको आपको यहाँ से एक प्रूफ भी मिल गया कि हाँ, किस तरह से वेपर डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं, या फिर इस डिफिनीशन को हम किस तरह से समझते हैं, कहाँ से ये डिफिनीशन आता है। ठीक है, तो चलिए एक और चीज़ समझते हैं, आपको जो आपके काम की चीज़ें हैं, हम उसे समझते हैं। काम की चीज़ें का मतलब जिससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, अगर आपको किसी भी कंपाउंड्स का आपको वेपर डेंसिटी दिया हो, ठीक है, किसी भी कंपाउंड्स का अगर वेपर डेंसिटी दिया हो तो आप उनके मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। इवन आपको अगर दे दिया हो, मान लीजिए कोई कंपाउंड अगर आपको H2SO4 दिया हो, तो आप इसके तो मॉलिक्यूलर वेट सिंपली निकाल ही सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि आपके हाइड्रोजन के, सल्फर के, ऑक्सीजन के आपको एटॉमिक जो एटम वेट होते हैं, एटॉमिक वेट होते हैं, उन्हें तो आपको पता होता है, एटॉमिक मास पता होता है, तो आप सिंपली उसके जोड़ करके उसके मॉलिक्यूलर वेट को निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर एक मॉलिक्यूल AXBY दे दिया जाए, ठीक है, तो आप इसके
एटम मॉलिक्यूलर वेट को किस तरह से निकालिएगा। अगर इसके साथ दिया जाए इसका वेपर डेंसिटी हो 2, ठीक है, वेपर डेंसिटी क्या होंगे, वेपर डेंसिटी 2 होंगे, ठीक है। देखिए वेपर डेंसिटी के यूनिट नहीं होते हैं क्योंकि ये एक दो डेंसिटी के रेशियो हैं, दो मास के रेशियो हैं, तो क्या करेंगे सभी के यूनिट कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आप सोचिएगा इसके यूनिट किस तरह से नहीं होते हैं, तो देखिए नीचे आपको बताया गया है कि जो वेपर डेंसिटी होते हैं डेंसिटी ऑफ सर्टेन गैस अपॉन क्या होते हैं, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस होते हैं, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सर्टेन गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो डेंसिटी से डेंसिटी कट जाएंगे, उनके जो यूनिट होंगे वो कट जाएंगे और क्या आ जाएंगे, विदाउट यूनिट लेस क्वांटिटी आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यही समझ रहे थे हम, ये तो आपके हम नॉलेज के लिए बता दिए हैं। आपको क्या सकते हैं, इससे भी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि वेपर डेंसिटी के ये यूनिट क्या होते हैं, तो उनके कोई यूनिट नहीं होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट समझते हैं क्या हम कि जो समझ रहे थे हम क्या समझ रहे थे कि अगर वेपर डेंसिटी इसके दिए हों तो आपको अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए पूछ दिया जाए, क्या पूछा जाए, मॉलिक्यूलर वेट अगर पूछा जाए आपसे तो आप क्या कीजिएगा, मॉलिक्यूलर निकालने क्या कीजिएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्या है, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इसको याद कर लीजिए और इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। और वहीं पे आपको एक और चीज़ पूछा जाए, ठीक है, क्या पूछा जाए बताइए। और आपसे एक पूछा जाए कि एटॉमिक वेट निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर वेट तो आप निकाल दीजिएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और वहीं पे एटॉमिक वेट निकालने के लिए पूछा जाए तो क्या कीजिएगा। तो देखिए एटॉमिक वेट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट सिंपली किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट हम निकालते हैं तो क्या कहते हैं, जितना नंबर ऑफ एटम होते हैं और उस एटम के जो मास होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, सिंपली गुना कर देते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट को हम लिख सकते हैं एटॉमिक वेट लिख सकते हैं इंटू में क्या लिख सकते हैं, इनके एटोमोसिटी। एटोमोसिटी क्या होते हैं, एटोमोसिटी होते हैं जितने नंबर ऑफ एटम्स उसके प्रेजेंट हो। अगर H2 है, O2 एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए कोई O2 एक मॉलिक्यूल है, O2, ठीक है, O2 एक मॉलिक्यूल है और O2 के आपकी एटोमोसिटी की बात करें तो क्या होगी, O2 की एटोमोसिटी 2 है, क्यों, क्योंकि उनमें 2 ऑक्सीजन एटम से वो बने हुए हैं, ठीक है। सिंपल ये समझना है किसी के एटोमोसिटी क्या होते हैं, वो जितने उसमें मॉलिक्यूल आपके जितने एटम प्रेजेंट होते हैं उनके कितने नंबर ऑफ एटम उनके प्रेजेंट है, वही उनके क्या होंगे, एटोमिसिटी होंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट को हम किससे निकालते हैं, एटोमिसिटी इंटू उसके एटम के मास के वेट के बारे में, ठीक है, उससे मास के एटम, मान लीजिए O2 का हम मॉलिक्यूलर वेट निकाले तो क्या करेंगे, उसका एटोमिसिटी 2 है, इंटू क्या करेंगे उससे मॉलिक्यूलर वेट, O2 के मॉलिक्यूलर वेट सॉरी एटॉमिक वेट कितने होते हैं, ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट कितने होते हैं, एटॉमिक वेट होता है 16, तो ये क्या हो जाएगा 16 2 जा 32 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसके मॉलिक्यूलर वेट कितने हो जाएगा, 32 हो गए। तो सिमिलरली हम अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, एटोमिसिटी इंटू एटॉमिक वेट। तो एटोमिसिटी को हम क्या करते हैं, और वो मॉलिक्यूलर वेट आपको यहाँ दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं आप एटोमिसिटी इंटू आपके एटॉमिक वेट, एटोमिसिटी इंटू एटॉमिक वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, और मॉलिक्यूलर वेट को आप क्या लिख सकते हैं, एटोमिसिटी इंटू क्या लिख सकते हैं, एटोमिसिटी इंटू एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, इस एटोमिसिटी को यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो आपको यहाँ से क्या पता चल जाएगा, एटोमिसिटी इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। क्या हो जाएगा, एटोमिसिटी इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू एटोमोसिटी। क्या बदल गया, एटॉमिक वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन एटोमिसिटी, ठीक है। समझ रहे होंगे, जाहिर है इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। हमसे जितना हो रहा है हम आपको कोशिश कर रहे हैं उतने अच्छे से पूरा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट आपको दे सकें, एक एक पॉइंट को एक एक चीज़ को आपको अच्छे से समझा सकें। और इसके कारण वीडियो अगर बड़ा हो जा रहा होगा तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि कुछ सीखने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा देर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट समझते हैं हम क्या, मोल के बारे में, ठीक है। वो वेपर डेंसिटी के बारे में था, अब हम समझेंगे मोल के बारे में, मोल से रिलेटेड कंसेप्ट को। मोल क्या होते हैं, मोल हमें किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को बताते हैं। सबसे पहले जान लीजिए मोल एक अमाउंट है, वो हमें कुछ अमाउंट के कुछ क्वांटिटी को बताता है। तो मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एज पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटॉप्स, ठीक है। यानी 1 मोल एक अमाउंट है, वो हमें इतने, उस 1 मोल में हमें जितने एटम होते हैं या फिर जितने मॉलिक्यूल होते हैं वो इक्वल होते हैं जितने 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटॉप में प्रेजेंट हो, ठीक है। अगर C12 आइसोटॉप में अगर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स अगर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स अगर प्रेजेंट होंगे इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटॉप, तो एक मोल में भी 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम ही प्रेजेंट या फिर मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो देखिए ये तो इनके डेफिनेशन के एस्पेक्ट्स हो गए, इनसे यूज कैसे करना है, इनको यूज कहाँ करना है, कैसे यूज करना है, इस बात को हम समझेंगे, ठीक है। देखिए मोल, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट तरीका क्या है, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एटम मॉलिक्यूल का अगर
मोल्स निकालना है तो आप क्या कीजिए, उसके वेट से, जितना आपको वेट दिया हो, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, उसको डिवाइड कीजिए। किससे डिवाइड कीजिए? ग्राम मोलिकुलर वेट से। किसके? उनके जितने मॉलिक्यूल है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि 8 ग्राम पूछ दिया जाए आपसे कि 8 ग्राम ऑफ क्या पूछा जाए, सॉरी 8 ग्राम ऑफ अगर पूछा जाए कि किसी भी O2 का, मान लीजिए O2 का 8 ग्राम ऑफ O2 का आपको मोल्स निकालना है, 8 ग्राम ऑफ O2 में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो आप क्या कीजिएगा, मोल्स निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जितना आपको ग्राम दिया हो, 8 ग्राम दिया हो, अपॉन ऊपर 8 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे आप बताइए क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे उनके मोलिकुलर वेट को। O2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है बताइए, O2 का मोलिकुलर वेट होता है 16, तो 8/16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब 8/16 ग्राम, ठीक है, मोलिकुलर वेट, ग्राम मोलिकुलर वेट ग्राम में लिखना है। आपको समझाए थे ग्राम मोलिकुलर वेट क्या होते हैं और मोलिकुलर वेट क्या होते हैं, ठीक है। तो ये ग्राम से ग्राम कर जाएगा, 8 से 16 कर जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी हाफ मोल प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो उसी तरह हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को निकालेंगे। नेक्स्ट तरीका है हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, अगर किसी का भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दी जाए कि मान लीजिए और आपको दिया जाए O2 में अगर 6.022 इंटू 10⁻24 पार्टिकल्स है, मान लीजिए अगर 24 पार्टिकल्स हो, आप लेट कर सकते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल O2 दिया हो, उसमें 6.0 10⁻23 पार्टिकल्स, 24 पार्टिकल्स है, तो आपको बताना है कि इसके मोल्स कितने हैं। तो आप क्या कीजिएगा, इसको निकालने का तरीका होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम प्रेजेंट अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर वही होते हैं जो एक मोल में जितने नंबर प्रेजेंट होते हैं, जितने एटम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वही एवोगैड्रोस नंबर होते हैं। और एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू कितना होता है, तो आपको पिछली स्लाइड में ही बताए थे, एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स या फिर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको किससे डिवाइड कर देना है, मोल निकालने के लिए क्या करना है, 6.023 या फिर 22 कोई भी लिख सकते हैं आप, इंटू 10⁻23, ये कट के कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10, यानी क्या हो गया, कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसमें, सॉरी कितने मोल्स प्रेजेंट है, 10 मोल्स प्रेजेंट है। तो जाहिर है आपको समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट तरीका क्या है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, कोई वॉल्यूम ऑफ गैस हमें एनटीपी पे दे, एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर पे कोई वॉल्यूम ऑफ गैस दे हमें, और उसको अगर हम उससे उसका मोल्स पूछे कितना मोल्स प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या करते हैं, सिंपली 24.4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और मान लीजिए एक H2 गैस है, इसका आपको एनटीपी पे अगर आपको कितना दे, मान लीजिए आपको एनटीपी पे 844.8 दे आपको गैस, मान लीजिए आपको कि H2 का 44.8 वॉल्यूम, इतना लीटर आपको क्या दे, इतना लीटर आपको गैस दे, ठीक है, इतना लीटर आपको गैस दे, और आपको कहे क्या कहे कि आपको इसके कितने मोल्स इसमें प्रेजेंट है ये आपको बताना है। तो आप क्या कीजिएगा, आप इसको किस तरह से बनाइएगा, थोड़ा हम इधर लिखते हैं इसको। और मान लो O2 दिया रहा है आपको, मान लीजिए O2 दिया रहा है और उसमें आपको 44.8 लीटर आपको दिया रहा है, क्या दिया रहा है, उनके गैस के वॉल्यूम दिए रहे हैं, तो आपको पूछा जाएगा मोल्स इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो आप मोल्स निकालने के लिए क्या कीजिएगा, मोल्स निकालने के लिए 44.8, और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर दिया रहा है तब ऐसा कीजिएगा, ठीक है। 44.8 लीटर अपॉन नीचे क्या लीजिएगा 22.4, जो आपको समझाया था यहाँ पे देखिए 22.4 लीटर, ये लीटर से लीटर कट जाएगा और ये कितने मरतबे कटेगा, 2 टाइम्स इसको हम काट सकते हैं। तो कितने मोल्स हो गए आपके बताइए, ये मोल्स हो गए आपके 2 मोल्स इसमें प्रेजेंट हो गए। तो आपको यही समझना था बेसिकली, कितने मोल्स प्रेजेंट हो गए, किस तरह से हम मोल्स को निकालते हैं। तो चलिए एक आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहते हैं कि आप एग्जाम्पल से किस तरह से समझ पाइएगा, ठीक है। देखिए तो ये एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा होगा, आपको आपके स्क्रीन पर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। अब समझते हैं कि इस एग्जाम्पल का हम किस तरह से यूज करेंगे, या फिर हम इसको यहाँ जो मोल्स कंसेप्ट को पढ़े हैं उसको हम किस तरह से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आपको एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि वन मोल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन एटम विच इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। ये तो सबको पता है कि एक मोल में उतना ही एटम होते हैं जितने एवोगैड्रोस नंबर में होते हैं। एवोगैड्रोस नंबर में कितने वैल्यू होते हैं, 6.022 10⁻23 एटम या मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन सबों में से कौन सा ऐसा ABCD इसमें से कौन सा ऐसा है जिसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, इन सबों से किनके पास सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। तो देखिए अगर जिसके पास लार्जेस्ट नंबर मॉलिक्यूल, मान लीजिए अगर एक मोल में हम कुछ सर्टेन एटम, एक एवोगैड्रो नंबर के एटम इतना प्रेजेंट है, मान लीजिए 1 मोल में इक्वल टू 1 एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो अगर एक मोल में एक एवोगैड्रो नंबर अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर हमसे जितना ज़्यादा जिसका मोल होगा उतना ज़्यादा एवोगैड्रो नंबर होगा उसमें, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एवोगैड्रो नंबर होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर एटम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर हम सबका मोल्स अगर निकाल लें तो ये क्वेश्चन को हम सिंपली बना पाएंगे। देखिए इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखे जाते हैं, मिल जाते हैं।
तो ध्यानपूर्वक देखिए, स्किप नहीं कीजिए, पूरा ध्यान से अच्छे से देखिए, ठीक है। तो देखिए, तो हम क्या समझेंगे यहाँ पे कि अब सभी के हम क्या करेंगे, मोल्स को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मोल्स ऑफ हीलियम, हीलियम के मोल्स किस तरह निकालेंगे, ए ऑप्शन है आपका, क्या है, ए ऑप्शन में क्या निकालेंगे हम, मोल्स ऑफ हीलियम को निकालेंगे, ठीक है। मोल्स ऑफ हीलियम, हीलियम के मोल्स किस तरह से निकलेंगे बताइए, हीलियम के मोल्स किस तरह से निकलेंगे, उसके जितने मास है, कितने मास है हीलियम के, 4 ग्राम दिए हुए हैं, और हीलियम के एटॉमिक मास कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो ये कितने कट के 1 हो जाएंगे, यानी कितने हो जाएंगे, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल हो जाएंगे। बी नंबर हमारा क्या है, बी नंबर में है मोल ऑफ सोडियम, सोडियम के मोल हम किस तरह निकालेंगे बताइए, इसको सोचिए, सोडियम का मोल किस तरह निकालेंगे, सोडियम का आपको मास कितने दिए हुए हैं, सोडियम के मास दिए हुए हैं 46 ग्राम, 46 ग्राम अपॉन, और सोडियम के एटॉमिक वेट कितने हैं, 23 होते हैं, ठीक है। इसको काटिएगा तो बताइए कितना आएगा, 2 मोल, 2 मोल आ जाएगा, ठीक है। सी नंबर में क्या दिया था आपका, 0.4 ग्राम कैल्शियम, यानी मोल ऑफ कैल्शियम कितना हो गया, 0.4 अपॉन ग्राम है, ग्राम से तो ग्राम नीचे कट जाएगा, आपको यूनिट अभी काटना समझाया है कि किस तरह से यूनिट काटते हैं, ठीक है। 0.4 ग्राम अपॉन क्या कीजिएगा, कैल्शियम के मास कितने होते हैं, 40 ग्राम होते हैं, और ये कट के कितना आएगा बताइए, ये कट के आपको आ जाएगा, बताइए कितना आएगा, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हम, तो ये कट के आएगा आपको, ये आपके कट के कितने आ जाएंगे बताइए, 0.1 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 0.1 आ जाएंगे, ठीक है, 0.1 मोल, ठीक है, 0.1 मोल। नेक्स्ट है क्या हमारा, नेक्स्ट हम समझेंगे डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में क्या निकालेंगे हम, मोल ऑफ हीलियम को ही निकालेंगे, क्यों हीलियम को निकालेंगे, क्योंकि हमारे लास्ट ऑप्शन में हीलियम ही दे रहा है, 12 ग्राम हीलियम दे रहा है, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इसको, 12 ग्राम अपन क्या करेंगे, नीचे किससे डिवाइड करेंगे, 4 ग्राम से, ये कट के कितना आएगा बताइए, 3 मोल। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ आपको पता चल रहा होगा, यहाँ से कुछ चीज़ आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि पहले वाले ऑप्शन में हीलियम में 1 मोल है, दूसरे वाले में 2 मोल है, तीसरे वाले में 0.1 मोल है, और चौथे वाले में 3 मोल है। तो सबसे ज़्यादा मोल किस में है, लास्ट वाले ऑप्शन में है, यानी 12 ग्राम ऑफ हीलियम में सबसे ज़्यादा मोल है। तो आपको क्या पता चला, अगर सबसे ज़्यादा मोल है तो सबसे ज़्यादा एवोगैड्रो नंबर प्रेजेंट होंगे, अगर सबसे ज़्यादा एवोगैड्रो नंबर प्रेजेंट होंगे तो सबसे ज़्यादा एटम और मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो गया, क्या है ऑप्शन नंबर डी, यानी यही होंगे जिनके पास सबसे ज़्यादा एटम क्या होंगे, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट, या फिर एटम, सबसे ज़्यादा एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो समझ रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे थे, क्या समझाना चाह रहे थे। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसे क्या कर सकते हैं, आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट समझते हैं, अपने नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम एटॉमिक वेट हमने सबको बताया है, इस ये लास्ट टॉपिक है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को समझेंगे, फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर से केमिकल इक्वेशन के बारे में समझेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको समझना है, और आपसे इससे रिलेटेड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या होते हैं, ठीक है। तो एक मोल, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जितना वॉल्यूम कंटेन करे, देखिए 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कहें या फिर 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल और एटम कहें हम, ठीक है, वो दोनों सेम है, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं 6.02 10⁻23 एटम मॉलिक्यूल होते हैं, तो यानी दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमारे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में जितने वॉल्यूम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में जितने वॉल्यूम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में जितने वॉल्यूम प्रेजेंट होंगे वो इक्वल होंगे किसके, उन्हीं को हम कहेंगे ग्राम मोलर वॉल्यूम, ठीक है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में जितने वॉल्यूम प्रेजेंट होंगे उन्हें ही हम क्या कहेंगे, ग्राम मोलर वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ग्राम मोलर वॉल्यूम ऑफ परफेक्ट गैसेस, किसी भी ग्राम मोलर वॉल्यूम किसी भी परफेक्ट गैसेस का 22.4 लीटर एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे होते हैं, ठीक है। यानी ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम किसी भी परफेक्ट गैस का, आपको एक एकदम सिंपली आपको 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस बात को याद रखिए कि किसी भी परफेक्ट गैसेस का ग्राम मोलर वॉल्यूम क्या होते हैं, 22.4 लीटर, ठीक है। और वहीं पे अगर परफेक्ट गैसेस के साथ साथ आपको अगर कोई आइडियल गैस दे दिया है तो 22.7 लीटर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको लाइट कट गई है थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा अंधेरा हो रहा होगा स्क्रीन, तो इससे कारण सॉरी इस बात के लिए। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एसटीपी और एनटीपी पे इसका मतलब होता है, एसटीपी और एनटीपी का मतलब होता है
किसी भी टेम्परेचर प्रेशर के बारे में बताते हैं, कुछ खास टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर को ही एसटीपी एनटीपी कहते हैं। और उसका मतलब होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं, या फिर 273.15 केल्विन होते हैं, या फिर जो प्रेशर होते हैं वो 1 बार होते हैं, या फिर 10⁵ पास्कल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था ग्राम मोलर वॉल्यूम के बारे में। तो अगर हम यहीं से अगर समझें कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ H2 एट एसटीपी कितने होंगे बताइए, एक मोल ऑफ वॉल्यूम ऑफ H2 गैस एट एसटीपी कितने होंगे बताइए, ये होंगे बताइए 22.4 लीटर। आपको तुरंत बताएं कि 1 मोल ऑफ गैस कोई भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में जो वॉल्यूम प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे मोलर वॉल्यूम के बराबर में। और किसी भी ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कितने होते हैं परफेक्ट टेम्परेचर एसटीपी एनटीपी पे 22.4 होते हैं। तो एक मोल में कितने वॉल्यूम हो गए, एक मोल में आपको वॉल्यूम कितने हो गए एट एसटीपी और एनटीपी 22.4 लीटर। और वहीं पे आपको अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जाए, थोड़ा सा इसको अलग नजरिए से पूछा जाए, तो क्या कीजिएगा, क्या पूछ देगा आपको कि अगर वॉल्यूम ऑफ 1/4 मोल ऑफ H2 गैस कितना हो गया, तो एक मोल में जब 22.4 है तो यूनिटरी मेथड है एकदम, तो यूनिटरी मेथड लगाना है तो 1/4 मोल में कितने होंगे 22.4 अपॉन क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे, इसको डिवाइड करने पे आपको आ जाएगा 5.6 लीटर। और वहीं पे अगर पूछ दिया जाए कि वॉल्यूम ऑफ 1/2 मोल ऑफ H2 और 1/2 मोल ऑफ H2 पूछ दिया जाए तो 22.4 अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे। और वहीं पे अगर वॉल्यूम ऑफ 5 मोल ऑफ H2 पूछ दिया जाए तो या फिर 5 मोल ऑफ कोई अलग गैस के बारे में पूछ जाए, और यहाँ पे याद रखिए एट एसटीपी होना चाहिए और एनटीपी होना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ही 22.4 होते हैं। अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो तो लीटर भी मतलब वॉल्यूम भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखिए। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।